नमस्कार दोस्तों, अवैध कब्जा किस प्रकार से हटाया जाए। आप हमेशा यूट्यूब पर ये सर्च करते हैं। आप हमेशा इस बात की जानकारी लेना चाहते हैं, चाहे तो वो किसी आप वकील से पूछे, चाहे आप यूट्यूब पर देखें, चाहे आप गूगल पर सर्च करें। आपका हमेशा ये मोटिव रहता है कि आप ये जान सके कि अवैध कब्जे को किस तरीके से हटाया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, व्यक्तिगत अनुभव से भी प्रैक्टिकल टिप्स के आधार पर सैकड़ों केस लड़ने के बाद मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यदि आपकी संपत्ति पर अवैध कब्जा किया गया, आप उसे किस तरीके से हटा सकते हैं। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी संपत्ति पर कोई व्यक्ति अवैध कब्जा ही ना कर सके और कोई दूसरा व्यक्ति आपकी संपत्ति का मिसयूज़ ना करे। असल में जो पड़ोसी होता है, चाहे तो वो आपकी संपत्ति जिस जगह पर स्थित है उसका पड़ोसी हो या फिर स्थानीय लोग हो, वो आपकी संपत्ति को हड़प लेते हैं। कोई पड़ोसी हड़प लेता है या फिर कोई व्यक्ति जिसके नाम वो संपत्ति है वो अपने कार्य से बाहर रहता है, लेकिन उसकी संपत्ति स्थानीय लोगों के द्वारा हड़प ली जाती है। वो उसे अपने में मिला लेते हैं, जबरन उस पर कब्जा कर लेते हैं। वो उन्हें कहता है कि कब्जा हटाओ, तो उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो इसमें कुछ गलतियां संपत्ति मालिकों की भी रहती है। वे कुछ गलतियां करते हैं जिससे उनकी संपत्ति विवादों में पड़ जाती है और दूसरा व्यक्ति उस पर कब्जा कर लेता है। तो आपको किन गलतियों को नहीं करना है और आप शुरुआती कदम क्या कर सकते हैं ताकि आपकी संपत्ति हमेशा के लिए बची रहे और भविष्य में बाद में भी आगे चलकर भी आपकी संपत्ति पर कोई व्यक्ति अवैध कब्जा ना कर सके। तो इसका क्या प्रोसीजर होता है, आपको क्या क्या करना चाहिए। नमस्कार, मैं अश्मित हरमन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको मुफ्त में कानूनी सलाह दी जाती है। चाहे आप किसी भी कानूनी मुद्दे पर कुछ पूछना चाहते हो, जनरल गाइडेंस लेना चाहते हो, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी कानूनी समस्या का, या एक पेपर पर लिख करके उसका फ़ोटो खींच करके भेज सकते हैं। जल्द ही आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। दोस्तों, मैं जैसा मानता हूँ सबसे बड़ी गलती हिंदुस्तान के लोगों की ये होती है जो उनके डीएनए में है। यदि हमारे पास कोई ऐसी वीडियो आती है जिसमें लिखा होता है पत्नी को खुश कैसे करें, तो हम उस पर क्लिक करते हैं। वहीं यदि हमारे पास कोई ऐसे वीडियो आए जिसमें लिखा हो अपने अधिकारों को किस तरीके से बचाया जाए, तो हम उसे इस तरीके से स्किप कर देते हैं कि वो किसी और के अधिकारों की बात की जा रही है, जैसा कि कानून से हमारा कोई संबंध ना हो। असल में ये कानून है कि आप अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, आप रास्ते से कहीं पर जा रहे हैं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। हर एक चीज़ में कानून जुड़ा हुआ है। यदि आप अपने अधिकारों को समझे तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपको परेशान नहीं किया जा सकता, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई सरकारी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई आपको पड़ोस वाला व्यक्ति हो, चाहे वो व्यक्ति हो जिसने आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। ऐसा किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वो दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को हड़प ले या उस पर अपना कब्जा कर ले। तो कहने का अर्थ ये है, आपको कानूनी जानकारियों से जुड़ना होगा, आपको अपने अधिकारों को जानना होगा, आपको ये समझना होगा किस तरीके से कानून आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है, जिसके अंतर्गत रहकर आप अपने जीवन को एक सुखमय जीवन बना सकते हैं और बेहतर तरीके से जी सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कुछ भी हो, वो कितनी बड़ी उसकी पावर हो, लेकिन यदि आप अपने अधिकारों की रक्षा करके रखते हैं, आप अपने अधिकारों को जानते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। तो मैं कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, आप इनसे नाराज़ ना हो, लेकिन आप ये समझने का प्रयास करें कि कानूनी जानकारियाँ आपके लिए बहुत मायने रखती है और यदि आप इनसे जुड़े रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगी और आपको ऐसे वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप अवैध कब्जे को किस तरीके से हटवाएं। और कई सारे यूट्यूब पर ऐसे वकील हैं जो आपको बता रहे हैं आप एक कागज़ दिखा करके कब्जा हटवा सकते हैं। असल में ये एक भ्रामक जानकारी है और आपको गुमराह करने के लिए दी जा रही है, क्योंकि एक कागज़ दिखाकर ना तो आप अब कब्जा हटवा सकेंगे और ना ही बाद में। कभी भी आप एक कागज़ को दिखा करके कब्जा नहीं हटवा सकते, क्योंकि इसे हटाने का एक पूरा प्रोसीजर होता है, एक प्रक्रिया होती है, एक कानूनी प्रोसीडिंग होती है जिससे अवैध कब्जा हटवाया जाता है। तो एक कागज़ दिखा करके कभी भी कब्जा नहीं हटाया जा सकता। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि आपकी संपत्ति पर कोई भी व्यक्ति कब्जा ना कर सके। दोस्तों, सबसे पहला होता है अपने संपत्ति के कागजात को सुरक्षित रखना। जो भी आपकी ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके स्वामित्व के प्रमाण पत्र हैं, जो इस बात को साबित करते हैं कि किसी संपत्ति पर आपका अधिकार है, हमेशा उन दस्तावेजों को संभाल कर रखें। इसमें किस तरीके के दस्तावेज आ सकते हैं, तो होता है खसरा खतौनी। जो खतौनी होती है वो आपके मालिकाना हक का प्रमाण होती है। उसमें हर एक बात का उल्लेख होता है, आपका खसरा नंबर क्या है, प्लॉट नंबर क्या है, उसका कितना रकबा है। तो ये जो बातें हैं और वो संपत्ति किस व्यक्ति के नाम है, उस संपत्ति का स्वामित्व किसके नाम दर्ज है, ये जो सारी बातें हैं ये खतौनी में अंकित होती है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा आप अपनी खतौनी को संभाल करके रखें और इसी के साथ जो बैनामा है, यदि आपको वो संपत्ति आपने खरीदी है, वो आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो हमेशा अपने बैनामे को संभाल करके रखें
क्योंकि जो सेल डीड है वो मालिकाना हक का प्रमाण होती है। आप उस संपत्ति के मालिक होते हैं यदि आपके पास बैनामा है। इसी के साथ जो वसीयत है, यदि किसी व्यक्ति ने आपके नाम वसीयत की है तो उस वसीयत को संभाल करके रखिए। यदि गिफ्ट डीड के माध्यम से आपके नाम संपत्ति आई है तो उसे संभाल करके रखिए। ये जो दस्तावेज़ है ये आपके मामले में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप इन्हें संभाल करके नहीं रखते तो ऐसे में आप नुकसान उठा सकते हैं। दो तरह की संपत्ति आमतौर पर देखी जाती है। सबसे पहले होती है अनसेस्टर प्रॉपर्टी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको मिलती है। सबसे पहले परदादा, फिर दादा, फिर बेटा, फिर पोता। जो 4 जनरेशन से चली आ रही है उसे सेल्फ एक्वायर, जो 4 जनरेशन से चली आ रही है उसे अनसेस्टर प्रॉपर्टी कहा जाता है। यदि वो आपके नाम पूर्वजों के द्वारा दी गई है, वो आपके पूर्वजों की पहचान है, तो हमेशा उन कागजात को संभाल करके रखें ताकि भविष्य में वो आपके काम आ सके। इसी के साथ यदि दस्तावेजों में कोई छेड़छाड़ की जा रही है तो हमेशा आपको उसकी भी निगरानी रखनी चाहिए, यानी नियमित रूप से भूमि रिकॉर्ड जांचते रहे ताकि परिवर्तन का पता लगाया जा सके। आप इस बात की हमेशा निगरानी रखिए कि आपके दस्तावेजों में कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ है, किसी तरीके की छेड़खानी तो नहीं की गई है, किसी नए व्यक्ति का नाम तो नहीं आया है, या कोई ऐसा आदेश तो नहीं चढ़ा जिससे हमारा नाम इसमें कट सकता है। हमेशा इस बात की जानकारी रखिए, नियमित रूप से अपने दस्तावेजों का अध्ययन करते रहे। आप उसे संबंधित पोर्टल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। अब तो प्रत्येक राज्य में ऑनलाइन सर्विस जारी कर दी गई है जिससे आप अपनी खतौनी को ऑनलाइन निकाल सकते हैं। तो अपने खसरा नंबर को डाल करके जब आप वहाँ पर देखते हैं तो संबंधित आदेश आपको दिख जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको अपने दस्तावेजों की निगरानी करते रहना है, नियमित रूप से ये देखना है कि उसमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन तो नहीं किया जा रहा है। तीसरी बात इसमें आपको ध्यान रखनी है, डिजिटलीकरण होने पर नक्शा जरूर प्राप्त करें। यदि संपत्ति का सर्वे हो रहा है तो उसका नक्शा हमेशा प्राप्त करें। ये भी आपके मामले में बेहतर भूमिका निभाता है और इससे पता चलता है कि संपत्ति की चौहद्दी क्या है, उसके आसपास किन व्यक्तियों के मकान है, रास्ता किस तरफ है, कितना चौड़ा है और जो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी है। तो इन बातों का जो उल्लेख है वो चौहद्दी प्रमाण पत्र से पता चलता है। ये भी आपको अपने पास रखना चाहिए। तो ये सबसे पहला और मुख्य बिंदु था जिसमें आपको ध्यान रखना है कि हमेशा अपने संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों को संभाल करके रखें ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद से बचा जा सके। और यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो आप अपने स्वामित्व के जो संबंध में दस्तावेज होते हैं वो प्रस्तुत कर सके और संपत्ति का अधिकार आपको दिया जा सके। ये सबसे पहला बिंदु होता है। दूसरा है संपत्ति की चार दीवारी या सीमा को चिन्हित करें। अब आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी संपत्ति किस जगह पर स्थित है? यदि वो प्लॉटों के बीच में है तो कोई भी व्यक्ति उसे हड़प सकता है या वो जबरन उस पर कब्जा कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने प्लॉट की चार दीवारी करके रखें या उसकी सीमा को चिन्हित करें। आपका प्लॉट किस जगह से शुरू होता है और कहाँ तक है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, फ्रंट कितना है, रास्ता किस ओर है, इन सभी बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहली बात इसमें आपको ध्यान रखनी है बाउंड्री कराना या निशानदेही कराना, जिससे ये पता चले कि आपका प्लॉट कितना लंबा है और उसका फ्रंट या उसकी चौड़ाई कितनी है, और इन सभी बातों का ध्यान रखा जाए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप उसकी या तो बाउंड्री कराइए या फिर निशानदेही कराइए ताकि अनधिकृत कब्जे का खतरा कम हो और कोई दूसरा व्यक्ति आपकी संपत्ति पर कब्जा ना कर सके। इसी के साथ आपको सीमा पर चेतावनी बोर्ड लगाना चाहिए। जो आपके प्लॉट की सीमा हो उस पर एक चेतावनी बोर्ड लगाए, एक वार्निंग बोर्ड लगाए जिसमें लिखा हो कि ये संपत्ति प्राइवेट संपत्ति है, आपकी पर्सनल संपत्ति है, आपकी व्यक्तिगत भूमि है और किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि उसके अंदर प्रवेश करे। उसी के साथ उसमें यह भी लिखवाए कि यदि कोई व्यक्ति अवैध कब्जा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उस व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा दंडित कराया जाएगा। तो आप सीमा पर एक बोर्ड लगा सकते हैं यदि ये खतरा हो कि उस पर अवैध कब्जा किया जा सकता है। तीसरी बात का आपको ध्यान रखना है, चार दीवारी निर्माण नहीं है, वो केवल निशानदेही होती है। तो इसलिए खर्चे से बचिए। आपको कहीं पर भी नींव खोदने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने प्लॉट की निशानदेही कीजिए जिसमें इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता है और आप अपने प्लॉट को बचा सकते हैं दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए जा रहे अनधिकृत कब्जे से। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था जिसमें आपने जाना कि आप चार दीवारी कर या बाउंड्री बना करके अपने प्लॉट की हिफाजत कर सकते हैं। तीसरे बिंदु में आप जानेंगे स्वामित्व अपने नाम पर दर्ज कराएं। देखिए, यदि जिस प्लॉट में या जिस मकान में आप रहते हैं और उसका स्वामित्व आपके नाम नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि मेरे पूर्वजों के नाम था और आप इस बात को क्लियर नहीं कर पाते कि उसकी टाइटल चेन क्या है, यदि वो प्लॉट आपके नाम नहीं है तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि संपत्ति का स्वामित्व आपके नाम पर है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको स्वामित्व अपने नाम कराना चाहिए जो मालिकाना हक का प्रमाण होता है। यानी यदि आप किसी व्यक्ति पर यह आरोप लगाते हैं कि उसने आपकी संपत्ति पर अवैध कब्जा किया है तो उससे पहले, आरोप लगाने से पहले आपको बताना होगा कि उस संपत्ति का मालिकाना हक आपके पास किस तरीके से आया है।
तो हमेशा अपने दस्तावेजों को अपडेट रखें और उसका स्वामित्व आप ही के नाम पर होना चाहिए, जिसे कहते हैं म्यूटेशन आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि दाखिल खारिज आपके नाम पर हो, ताकि आप किसी भी संबंधित विवाद में अपना पक्ष रख सके और आप ये बता सके कि संपत्ति आपकी है। यदि आपके नाम वो संपत्ति विरासत में मिली है या फिर किसी व्यक्ति ने वसीयत कर रखी है और आप उस संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं, तो हमेशा उसका दाखिल खारिज कराइए। यदि आप ऐसा नहीं कराते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। दाखिल खारिज उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें जो वर्तमान खातेदार है उसका नाम काट करके नए खातेदार का नाम ऐड किया जाता है और ये पता चलता है कि वास्तविकता में सरकारी रिकॉर्ड में, राजस्व अभिलेखों में ये भूमि किस व्यक्ति के नाम है। तो आपको हमेशा इन बातों का ध्यान रखना है। सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम होना चाहिए। आप उसके वैध मालिक बन जाएंगे यदि आप उसका म्यूटेशन या फिर दाखिल खारिज करा लेते हैं, और ऐसे में अवैध कब्जे का खतरा कम होगा यदि दाखिल खारिज आपके पक्ष में है और आपका नाम संपत्ति में है और संपत्ति आपके नाम पर स्वामित्व में है। और कराने के लिए तहसील में जाए। यदि आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो आप तहसील में जा सकते हैं, पटवारी से संपर्क करें या फिर एक प्रार्थना पत्र दें तहसीलदार साहब के नाम, जिसमें आप ये बताएं कि संपत्ति मैंने खरीदी थी या मुझको विरासत में मिली थी या वसीयत के द्वारा मिली थी और मेरा नाम इस संपत्ति में अभी तक नहीं चढ़ा, तो इसका दाखिल खारिज करने की कृपा करें। ऐसा कह करके आप एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार साहब के नाम दे सकते हैं और वो जो भूमि है आपके नाम कर दी जाएगी। तो चौथा बिंदु है कब्जे की कोशिश पर स्थानीय प्रशासन से मदद लेना। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति इलीगल गतिविधियां कर रहा है, गैर कानूनी गतिविधियां कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये आपकी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है, आपको ये लग रहा है कि इसका जो प्रवेश है वो वर्जित है लेकिन ये उसके बाद भी मेरी संपत्ति में एंटर कर रहा है, तो आपको स्थानीय प्रशासन को सूचना देनी अनिवार्य है। यदि आप ऐसा नहीं करते और आप भूल करते हैं तो ऐसे में आप अपनी संपत्ति को खो सकते हैं। एक प्रभावी व्यक्ति की मदद ले सकते हैं। जैसे आपकी भूमि यदि गांव में स्थित हो तो गांव का जो मुखिया होता है या संबंधित जो पक्ष होते हैं, जो प्रभावी लोग होते हैं, आप उनकी मदद से उस व्यक्ति को जो कब्जा कर रहा है उसे समझा सकते हैं, उसे कह सकते हैं कि वो इस भूमि पर कब्जा ना करे। इसी के साथ आप पुलिस को भी सूचना दे सकते हैं कि इस जगह पर ये अपराध किया जा रहा है और अवैध कब्जा किया जा रहा है, क्योंकि ये एक गंभीर अपराध होता है यदि अवैध कब्जा किया जा रहा हो। क्योंकि भारतीय न्याय संहिता जो कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू हुआ, उसके तहत ये दंडनीय अपराध है यदि कोई भी व्यक्ति किसी की संपत्ति पर बिना उसकी परमिशन के कब्जा करता है। तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं, स्थानीय प्रशासन की मदद ले सकते हैं यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अनधिकृत रूप से प्रवेश किया जा रहा है। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा, जब भी आप प्रशासनिक अधिकारियों के पास प्रार्थना पत्र को भेजते हैं तो हमेशा उसे डाक के माध्यम से भेजें। यदि भविष्य में आपको कोर्ट में जाना पड़ता है या कोई विवाद होता है, कोई बड़ी घटना हो जाती है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपने पूर्व में इस अवैध कब्जे को हटवाने के लिए शिकायत दी थी जिसकी रसीद ये है। तो हमेशा अपने प्रार्थना पत्र को डाक के माध्यम से भेजिए। इसी के साथ यदि आप ये जानना चाहते हैं कि अधिकारी आपके मामले में क्या कहना चाह रहा है या फिर दूसरा पक्ष किस उद्देश्य से आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रहा है, तो इसके लिए आप मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये ध्यान रहे कि उसकी ड्राफ्टिंग बेहतर तरीके से हो। तो मुख्यमंत्री पोर्टल पर जब आप शिकायत दर्ज कराएंगे, उसकी रिसिप्ट आपको मिलती है, आप उस नंबर को डाल करके देखेंगे। 1 महीने के बाद आपको पता चल जाता है कि अधिकारियों ने उस पर क्या रिपोर्ट लगाई है। तो ये महत्वपूर्ण होता है कि आप स्थानीय प्रशासन को अवैध कब्जे की बाबत सूचना दें और उन्हें बताएं कि इस स्थान पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। ये चौथा बिंदु था जो आपने जाना, स्थानीय प्रशासन की मदद लेना कितना जरूरी होता है और एक अनिवार्य बिंदु है यदि आपकी संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। 5वीं बात आपको जाननी है, यदि आप अपनी संपत्ति पर निगरानी नहीं रखते हैं तो तब भी आप अपनी संपत्ति को खो सकते हैं। कई सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने संपत्ति खरीद रखी है लेकिन वो बाहर रहते हैं, वो संपत्ति की निगरानी नहीं कर सकते। तो उन व्यक्तियों को समझना होगा कि उन्हें संपत्ति की निगरानी करनी चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो दूसरा व्यक्ति ये सोच करके कि ये संपत्ति पता नहीं किसकी है, ये व्यक्ति कभी आकर के नहीं देखता और वो आपकी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है। चाहे उसने कब्जा फिलहाल कर लिया हो, लेकिन ये विवाद होता है, आप उसे कब हटवाएंगे, कब आप केस करेंगे, कब आप शिकायत करेंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको ध्यान रखना है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप उस संपत्ति की निगरानी करते रहे जो आपके नाम है। आप यदि स्वयं वहाँ पर नहीं रह सकते तो उसकी नियमित निगरानी कराएं, वहाँ पर आते जाते रहें, ये देखते रहे कि संपत्ति में किसी तरीके का प्रवेश तो नहीं किया जा रहा है। इसी के साथ स्थानीय लोगों से पूछताछ कर सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर लेकर के रखिए। जो आसपास के लोग होते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, किसी तरीके से दूसरे व्यक्ति के द्वारा कोई कब्जा तो नहीं किया जा रहा है। इन बातों का ध्यान आपको रखना होगा और अपने संबंध आसपास के लोगों से सही रखिए ताकि वो आपको सही जानकारी दे सके। यदि आपका वहाँ पर आना जाना नहीं होता और आपके पास इतना समय भी नहीं है कि आप
दूसरे व्यक्ति से पूछ सकते हैं, तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति को इस बात की जिम्मेदारी दें कि वो आपकी संपत्ति को नियमित रूप से उसकी निगरानी करता रहे और आपको उसकी जो रिपोर्ट है वो देता रहे। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम होता है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, यदि आपकी संपत्ति खाली पड़ी है तो उसका उपयोग कीजिए, चाहे तो उसको किराए पर दीजिए या वहाँ पर कोई गोदाम बनाइए, उस पर कोई बिजनेस आप कर सकते हैं। तो हमेशा उस संपत्ति का इस्तेमाल करते रहे ताकि अनधिकृत कब्जे से बचा जा सके। तो ये थी वो महत्वपूर्ण जानकारी जो संपत्ति के मालिकों को ध्यान रखनी चाहिए, ताकि आपकी संपत्ति को किसी तरीके का भी कोई नुकसान ना पहुँचाया जा सके। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल अश्मित हरमन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार आप तक पहुँच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं। जो भी आप पूछना चाहते हैं जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। यदि आप चाह रहे हैं अपने मामले पर कोई सलाह लेना, जनरल गाइडेंस लेना, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।